नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में। जी हाँ, गैर मजरूआ ज़मीन जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 50% लैंड डिस्प्यूट जो है गैर मजरूआ ज़मीन के चलते हैं। लगभग 50% जो कोर्ट केसेस, जो सिविल कोर्ट केसेस है, जो लैंड से रिलेटेड कोर्ट केसेस हैं, वो गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में है। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे गैर मजरूआ ज़मीन के बारे में। इसके नीचे हमने ये दिया है गैर मजरूआ भूमि की दाखिल खारिज। तो शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा कि गैर मजरूआ ज़मीन की दाखिल खारिज नहीं होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गैर मजरूआ जमीन भूमि की दाखिल खारिज कर सकते हैं, परती भूमि क्या होती है, बंजर भूमि क्या होता है, दोआब क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम ये समझते हैं, कई जगह जब हम दस्तावेज को खोलते हैं, दस्तावेज पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो कई जगहों पे परती कदीम लिखा होता है। तो देखिए ऐसा है, परती जो है, परती तो आपको पता है, परती एक ऐसी जमीन होती थी जिसकी उपज बहुत कम होती थी, नाम मात्र की उपज होती थी। तो परती को सामान्य तौर पर परती भूमि को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये परती जो है ये बंजर से अलग है, हम अभी बात करेंगे उसकी। दो हिस्से में जो हम परती बांटते हैं, एक हिस्सा वह है जिसमें लंबे समय से खेती नहीं की जा रही है एंड लगभग वो बंजर भूमि की तरह ही उसको ट्रीट किया जा रहा है। हो सकता है कि वहां पर सिंचाई के साधन न पहुंच रहे हों, हो सकता है कि किसान की और कोई मजबूरी रही हो और लंबे समय से उस खेत में कोई खेती नहीं की गई है। तो जब लंबे समय से किसी खेत में खेती नहीं की गई है तो उसको बोलते हैं परती। दूसरी जो वैरायटी है, यह भूमि फसल तो देती है परंतु किसी वर्ष विशेष में इसमें खेती नहीं की जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र के जमीन होते हैं जिनमें खरीफ की फसल अगर बो देते हैं तो रबी के फसल के समय में उसको परती छोड़ना पड़ता था। अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। पहले होता था कि एक फसल बो देते थे, दूसरी फसल में कुछ नहीं बोते थे, उसमें परती छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, उसकी उर्वरा शक्ति अत्यंत क्षीण थी। तो एक सीजन में उसकी खेती करते थे, बाकी समय के लिए उसको छोड़ देते थे उसकी उर्वरा शक्ति को रीगेन करने के लिए। अभी तो फर्टिलाइजर का ज़माना आ गया, मैन्यूर का ज़माना आ गया है, अभी कौन छोड़ता है। सो ये टर्मिनोलॉजी खतियान में यूज होता है। तो जिसमें कभी भी खेती नहीं होती थी उसको प्योर परती कर दिया गया, और जिस जमीन पे, जिस भूमि में खेती तो होती थी लेकिन समय समय पर उसको उसमें खेती छोड़ दिया जाता था, 6 महीने 9 महीने साल भर के लिए उस खेत में खेती छोड़ दिया जाता था उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। उस जमीन को परती कदीम कहा जाता था। समझ में आया होगा? परती वो है जिसमें कभी भी खेती नहीं हुई है, और परती कदीम वो है जिसमें खेती तो होती है लेकिन किसी कारणवश उस साल हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो सकता है कि बीज नहीं मिल पाया हो सकता है कि जुताई नहीं हो पाई हो सकता है कि किसान उस जमीन की उर्वरता शक्ति वो अपने खेत में, अब जो उनके खेत हैं उसमें कम आंक करके वो देख रहे हो। तो इसलिए वो 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए उस जमीन को उन्होंने परती छोड़ दिया, काली छोड़ दिया, कृषि नहीं किया, और उनको परती कदीम के नाम से जाना जाता था। इसका कोई लगान, जितने भी जहां भी दस्तावेज में परती चाहे परती कदीम लिखा हुआ है, इनका कोई लगान नहीं वसूला जा सकता। इनका लगान पहले होता था,
कोई अभी आज के डेट में कोई मालगुजारी नहीं वसूला जा सकता। लगान अंग्रेजों के ज़माने में होता था, उसकी हम चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ये अनउपजाऊ भूमि थी और इसे लगभग बंजर ही कहा जाता था, लेकिन ये बंजर से थोड़ा सा फर्क है। परती भूमि और बंजर भूमि में क्या अंतर है? परती भूमि उसे कहते हैं जिस पर खेती तो कर सकते हैं, परंतु किसी कारणवश उसे समय पर फसल न उगाया गया हो, उसे परती भूमि कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सो परती भूमि ऐसी होती है जिसमें खेती कर सकते हैं। अगर खेती नहीं करते हैं तो उसमें घास पनप जाएंगे, कुछ न कुछ उसमें पौधे आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी समय विशेष पर उसमें खेती नहीं की गई, इसलिए उसको परती कह दिया गया, परती कदीम कह दिया गया। बंजर भूमि पर किसी भी तरह का फसल नहीं उगाया जा सकता। परती में और बंजर में फर्क है। परती में अगर 1-2 साल का गैप दे देते हैं तो उसमें उर्वरता बढ़ जाती थी, फर्टिलिटी बढ़ जाती थी और उसमें खेती होती थी। बंजर भूमि वो भूमि है, पथरीला भूमि होगा, प्योर बलुअट भूमि होगा। तो बंजर भूमि वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल हर ज़मीन पे खेती हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके, मैन्यूर यूज करके, जिसको उर्वरक बोलते हैं, खाद बोलते हैं, सिंचाई का साधन लगा करके, विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड बीज को ला करके, और खेती आजकल सब जगह हो रही है। हम बात कर रहे हैं जब खतियान देखेंगे तब का। खतियान में अगर परती भूमि लिखी है उसका कोई हमें मालगुजारी नहीं लगता है। खतियान में अगर बंजर भूमि लिखी है उसका कोई मालगुजारी नहीं लगता है। दोमट मिट्टी, इससे तो मुझे लगता है कि लगभग सारे किसान परिचित होंगे। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है। दोमट, मट मतलब मिट्टी और दो मतलब दो चीज़ों से मिला हुआ। तो मुख्यतः मिट्टी जो है कई चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या करते हैं उसका रेशियो देखते हैं, अगर मैक्सिमम रेशियो किस किस चीज़ का है उसके अनुसार इसको दोमट मिट्टी का नाम दे देते हैं। सो दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट होता है और 20% चिकनी मिट्टी होती है तथा शेष 40% बालू होते हैं। सो क्या है ये? सिल्ट, चिकनी मिट्टी, बालू, इसका मिश्रण जहां पर बनता है उस मिट्टी को हम दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी भी है। यह मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है। सो जलोढ़ मिट्टी तो आपको परिचित है। जब भी बाढ़ आती है, बरसात के समय में जब पानी एक दिशा से दूसरी दिशा में मूव करने लगते हैं, पानी का बहाव खेतों में हो जाता है। कृषिजन्य भूमि में पानी का बहाव एक तरफ से दूसरी तरफ होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो अपने साथ, अपने बहाव के साथ, अपने जल के बहाव के साथ मिट्टी भी साथ में लाती है। मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आती हैं और वो जब वापस जब जल सूखने लगता है, चाहे वापस जाने लगता है, तब तक वो जो मिट्टी है वो खेत में बैठ जाता है। पानी या तो चला जाएगा नहीं तो सूख जाएगा। इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल से लाई गई जो मिट्टी है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ढो करके लाया जाता है, जल के द्वारा ढो करके लाया जाता है। तो इस जलोढ़ मिट्टी को, इसमें मुख्यतः क्या होती है, 40% सिल्ट होती है, 20% चिकनी मिट्टी होती है और 40% बालू होता है। तो ये जो दोमट मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये सबसे उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये नदियों से ढो करके लाई गई है। क्यों? क्योंकि ये नई मिट्टी होती है, जमी हुई मिट्टी नहीं है। सो ये बहुत उपजाऊ होती है। एक अन्य प्रकार की मिट्टी जान लेते हैं, दोआब भूमि क्या होती है। सो आब जो होता है उर्दू में,
आब जो है उर्दू शब्द है, आब का मतलब होता है नदी। आब का मतलब नदी होता है। आपने पंजाब का नाम तो सुना ही होगा। सो पंजाब जो है पंज और आब से मिलकर के बना है। पन मतलब 5, आब मतलब नदी। सो 5 नदियों का जो राज्य है वो पंजाब है। आब मतलब रिवर, नदी। सो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र यानी भूमि को दोआब कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नदी इधर से निकल रही है और दूसरी नदी इधर से निकल रही है, तो बीच में जो जमीन है, बीच में जो कृषिजन्य भूमि है, बीच में जो रहन सहन की भूमि है, बीच में वो सारी भूमि जहां पर वो दोनों नदियां ला करके अपना मिट्टी छोड़ करके चली जाती हैं, दोआब कहलाती है। जैसे गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है वो दोआब कहलाती है। बिहार के कुछ दक्षिणी हिस्से में गंगा और घाघरा के बीच की जो नदी है, गंगा और घाघरा के बीच की जो जमीन है, दोआब कहलाती है। सो दोआब मिट्टी भी उर्वरक होती है। समस्या यह है कि इसमें बालू ज़्यादा हो जाता है, ये दोमट रह नहीं पाता है, क्योंकि दोनों तरफ की नदियां जो है, दोनों तरफ से उस पर जलोढ़ मिट्टी आती रहती है और वहाँ पर बालू का परसेंटेज बढ़ जाता है। और बालू का परसेंटेज बढ़ जाने से किसी विशेष प्रकार की खेती वहाँ पर आराम से हो जाती है। जैसे तरबूज का खेती हो, मस्क मेलन, खरबूज की खेती हो, ककड़ी का खेती हो, कुकुम्बर वगैरह का खेती हो, ये सब साग सब्जियां हो, बड़ी आराम से वहाँ पर हो जाती हैं। सो 2 नदियों के बीच की जो जमीन है उनको दोआब कहते हैं। राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्म जरुआ के लिए हमने शुरू किया था, चलिए अब गर्म जरुआ शुरू करते हैं। सो वैसी जमीन, गर्म जरुआ जमीन किसे कहते हैं? गर्म जरुआ हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं ये गैर मजरुआ, गैर मजरुआ वैसी जमीन को कहते हैं जो पुराने सर्वे में किसी भी रैयत को उस समय का जमींदार द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जा सका। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने बताया था कि जो जमीन होती थी, जो भूमि होती थी, वो सरकार की होती थी। सरकार वो भूमि जमींदार को दे देती थी मैनेजमेंट के लिए, बंदोबस्त के लिए, हाँ, प्रबंधन के लिए। और जमींदार क्या करता था, वो जमीन, उस जमीन का आवंटन किसानों में कर देता था। रैयत मतलब किसान होता है। बहुत से उर्दू शब्द आएंगे और हमें उनसे दो चार होना ही पड़ेगा। सो क्या होता था, कुछ बाद में सर्वे हुआ, सर्वे को हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं। तो पूरे जमीन का सर्वे हुआ। जब पूरे जमीन का सर्वे हुआ तो जमींदार साहब के पास या गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो सम्माननीय लोग होते थे, उनके पास राजस्व विभाग के लोग बैठते थे और बैठ करके वो एंट्री करते थे, ये सर्वे नंबर, ये प्लॉट नंबर, ये जमीन किसके नाम है, कौन इसको यूज कर रहा है। तो जमींदार ने जिस जिस जमीन को जिस जिस किसान को दे रखी थी, सर्वे में उन किसानों का नाम उसमें जोड़ दिया गया कि ये जमीन इस किसान की है। तो आज हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जिनके पास जितनी भी भूमि है, जमींदार ने पहले हमारे पूर्वजों को दिया था, और जब सर्वे हुआ तो सर्वे होने के साथ ही जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो सीधे सीधे सरकार और किसान के बीच में, सरकार और रैयत के बीच में, सरकार और नागरिक के बीच में संबंध हो गया। तो जिस जिस खेत की, जिस जिस जमीन पर इनका अधिकार था, उस जमीन पर उनका नाम लिख दिया गया। उसको सर्वे में बोलते हैं कि सर्वे में उनका नाम चढ़ गया, उनका नाम चढ़ गया। कुछ जमीन ऐसी थी जो शायद परती नेचर की थी, शायद बंजर प्रवृत्ति की थी, शायद किसी के यूज में नहीं थी, शायद गवर्नमेंट पर्पस के लिए थी, शायद स्कूल अस्पताल चलाने के लिए थी, शायद चरागाह के लिए थी। उन सारे जमीन को किसी के नाम नहीं किया गया,
कहने का मतलब कि या तो अनुपयोगी जमीन हो गई और नहीं तो सर्व उपयोगी भूमि हो गई। जो किसी के काम नहीं आता था, कोई यूज ही नहीं करता था, तो उस पर नाम कैसे डालेंगे? और नहीं तो कुछ ऐसी जमीन थी जो सबके काम आती थी, उस पर भी किसी का नाम नहीं डाल सकते। ये दोनों जमीन जो है, इन्हीं दो प्रकार के जमीनों को जो किसी के नाम नहीं चढ़ पाई थी सर्वे में, उस जमीन को गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। जब उस गांव का, उस क्षेत्र का हम लैंड रिकॉर्ड देखते हैं तो लैंड रिकॉर्ड में सो प्लॉट सो के नाम है, ये प्लॉट इनके नाम है, वो प्लॉट उनके नाम है, और ये जो बीच वाला किसके नाम है? किसी के नाम नहीं है। जो किसी के नाम नहीं है उसको गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। उस पर किसी रैयत का अधिकार नहीं है, उसको गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। लेकिन पूरी बात यहीं तक नहीं है। गैर मजरूआ जमीन दो तरह का होता है। मैंने आपको बताया था कि जिसमें या तो अनुपयोगी था और नहीं तो सर्व उपयोगी था। तो दो तरीके के तो मैंने वहीं बता दिया। या तो वो काम ही नहीं आ पाता था जमीन, और नहीं तो सबके काम आता था। लेकिन जब सर्वे हुआ तो सर्वे में क्या हुआ, ये दो कैटेगरी को ध्यान में रखा गया, और इस दो कैटेगरी को ध्यान में रख करके गैर मजरूआ जमीन को दो तरीके से बांटा गया। जब इंटरप्रिटेशन करने लगे हम, जब दस्तावेज का हम इंटरप्रिटेशन करने लगे, समझने लगे, विवेचन करने लगे, तो इसको दो हिस्से में बांटा गया। पहला गैर मजरूआ आम और दूसरा गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ आम मतलब सरकारी जमीन, वैसी जमीन, सार्वजनिक सरकारी जमीन। गैर मजरूआ आम मतलब सार्वजनिक सरकारी जमीन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पहले चरागाह हुआ करते थे, आने जाने के रास्ते हुआ करते थे, तो ये सब गैर मजरूआ आम हो गया। और दूसरा जो होता है वो गैर मजरूआ खास होता है। सो गैर मजरूआ आम जमीन जो है वो पूर्ण रूप से सरकारी रास्ता, पहाड़ या सैरात होता था, और इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। सो गैर मजरूआ आम जमीन क्या है? वो पूर्ण रूप से सरकारी है। वो सरकारी रास्ता हो सकता है, पहाड़ हो सकते हैं, सैरात हो सकता है, चारावाह, और इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। यह जमीन सरकार की होती है। सरकार इस जमीन पर कल कारखाने लगाने, स्कूल खोलने, उद्योग लगाने, नली नाले, नली गली बनाने, सरकारी भवन बनाने, रास्ता बनाने जैसे काम इस पर करती है और कर सकती है। सो इस पर जो गैर मजरूआ आम है, इस पर किसी नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार नहीं। ये सार्वजनिक जमीन है, सरकार की सार्वजनिक जमीन है, और सिर्फ इस पर सरकारी काम ही हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पोखरा होगा, तालाब जिसको बोलते हैं, सो तालाब भी जो होता था ये गैर मजरूआ आम होता था। कालांतर में कुछ समझदार लोग आए और मिट्टी भरते गए और तालाब पर कब्जा करते गए। सरकार की मनसा थोड़ी कमजोर है। जिस दिन सरकार अपना जमीन निकालना शुरू करेगी, इन सबको पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि गैर मजरूआ आम पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। कोई लालची व्यक्ति रसीद काट करके दे देता है 500-1000 रुपये में, ये रसीद काम करने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं काम आने वाला है। क्योंकि गैर मजरूआ जमीन जो है गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ आम सरकार का है, तो उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते, उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकते, उस पर कोई रूल नहीं चलता। जो गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ खास के तहत गैर मजरूआ मालिक प्रवृत्ति की जमीन भी आती है। समझने की प्रयास कीजिए। जहां पे सिर्फ और सिर्फ गैर मजरूआ लिखा हुआ है, वो तो सरकारी जमीन हो गई, उस पर तो किसी का कब्जा हो नहीं सकता है। न उसकी रसीद कटेगी और ना ही उसका मालगुजारी देंगे आप, न उसकी खरीद बिक्री होगी, न उसका ट्रांसफर कर सकते हैं आप मालिक हैं ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से करेंगे। लेकिन जो गैर मजरूआ खास होता है, अब समझेंगे कैसे कि खास क्या है।
आप अपना लैंड डॉक्यूमेंट निकालिए, दस्तावेज निकालिए, और दस्तावेज में देखिए उसमें क्या लिखा है। गैर मजरूआ के साथ किसी का नाम जोड़ा हुआ है क्या? आपके दादा परदादा, आपके पूर्वज, किसी का नाम जुड़ा हुआ है उसमें? गैर मजरूआ जमीन है और इनके नामित है, कुछ न कुछ नाम जोड़ा हुआ है। अगर नाम जोड़ा हुआ है तो यह गैर मजरूआ आम नहीं रहा, यह गैर मजरूआ खास हो गया, और इस पर सरकार ने ढील दे दी। हिसाब से ये भी सरकार का होता, लेकिन कालांतर में सरकार ने क्या किया, जो गैर मजरूआ आम है वो तो पूर्णतः सरकारी हो गई, और जो गैर मजरूआ खास है, और खास का मतलब कि गैर मजरूआ जमीन पर आपके बाप दादे, किसी परदादे, किसी पूर्वज का नाम लिखा हुआ है, तो अगर उनका नाम लिखा हुआ है, उस लैंड से एसोसिएटेड है, उस सर्वे नंबर से जुड़ा हुआ है आपके बाप दादे का नाम, इतना काफ़ी है गैर मजरूआ खास बनाने के लिए। इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी जमीन की जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार सरकार टाइम टू टाइम ये ऑर्डर निकालती है कि आप गैर मजरूआ खास भी हम यूज करेंगे या आपको ही छोड़े रहते हैं। लगभग लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या होता है, वोट की पॉलिटिक्स होती है। सो वोट की पॉलिटिक्स होती है, गैर मजरूआ खास जमीन बहुत है, इसलिए किसी सरकार की इस पर टेढ़ी नज़र आती नहीं है। तो जितने लोगों के पास गैर मजरूआ खास है, अपना दस्तावेज निकालिए। अगर आपके सर्वे नंबर में आपके किसी भी पूर्वज का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, सो सर्वे नंबर में अगर आपके किसी भी पूर्वज का नाम जुड़ा हुआ है, वो गैर मजरूआ खास हो गई। और जो जमीन गैर मजरूआ खास हो गई, उसकी खरीद बिक्री हो सकती है, उसके रसीद कट सकते हैं, उसके लेन देन हो सकते हैं। खास गैर मजरूआ जमीन को किसी के लिए भी लिखा जा सकता है। सो आप अपना दस्तावेज निकालिए और देखिए, अगर गैर मजरूआ आम है, भाग जाइए पीछे छोड़ के। गैर मजरूआ आम आज नहीं तो कल गले की फांस बनेगी। सरकार जब अपना उस एरिया में डेवलपमेंट करेगी, उसको सरकारी भवन बनाना होगा, उसको कोई सरकारी प्रोजेक्ट करने होंगे, वो अपना ज़मीन ढूंढेगी, क्योंकि ये सरकार का ज़मीन है। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, जिस पे हमारे किसी पूर्वज का नाम जुड़ा हुआ उस सर्विस नंबर से, वो गैर मजरूआ खास हो गया। और जब वो गैर मजरूआ खास हो गया, उस पे मालिकाना हक मेरा हो गया, मेरा है वो। और जब एक बार मैं उसका मालिक बन गया, तो उसकी खरीद बिक्री हो सकती है, उसके रसीद कट सकते हैं, उसकी मालगुजारी दे सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आपको गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास में फ़र्क समझना है। किसी सर्वे नंबर में अगर आपके पूर्वज का नाम जुड़ा हुआ है, वो गैर मजरूआ खास हो गया। अब ये है टाइम टू टाइम, एक एक दो साल में जो गैर मजरूआ खास भूमि है, आम भूमि की बात ही नहीं हो रही है, जो गैर मजरूआ खास भूमि है, उसका गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कैंपेन निकाल करके, और अपने जो जितने सर्किल ऑफिसर होते हैं उनको ऑर्डर देती है कि जितने भी गैर मजरूआ खास ज़मीन है उनका दाखिल खारिज करवा दीजिए। जो गैर मजरूआ खास ज़मीन के जो लैंड होल्डर हैं, जो ऑनर हैं, उस ऑनर को अप्रोच कीजिए और उनसे कहिए कि आप अपना दाखिल खारिज करा लीजिए। क्यों? दाखिल खारिज करा लेने से भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी, भविष्य में किसी प्रकार के लिटिगेशन नहीं आएंगे। कोई शातिर दिमाग वाला आपका पड़ोसी, कोई चोर दिमाग वाला आपका पड़ोसी, कोई छीन झपट करने वाला आपका पड़ोसी आपके ज़मीन पे नज़रें गड़ा करके नहीं बैठेगा, क्योंकि दाखिल खारिज हो गई। सो इसलिए जिन लोगों के पास भी गैर मजरूआ ज़मीन है, वो अपने तहसीलदार के पास जाएं, अपने सर्किल ऑफिसर के पास जाएं और उनसे कहें कि मुझे दाखिल खारिज कराना है। दाखिल खारिज के लिए क्या हुआ था, साल 2 साल पहले एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे जो दाखिल खारिज हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया कि दाखिल खारिज करने के लिए रैयती प्रमाण पत्र अगर दे देते हैं तो काम आसान हो जाएगा।
रैयती प्रमाण पत्र दाखिल खारिज के लिए देना ये अति आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर रैयती प्रमाण पत्र आप दे देते हैं तो इससे क्या होगा, राजस्व विभाग को दाखिल खारिज करने में, म्यूटेशन करने में आसानी होगी। और तब सीओ ने कहा कि वर्षों से गैर मजरूआ भूमि पर अधिकार जमाए लोगों को अब रैयती प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद गैर मजरूआ भूमि की दाखिल खारिज हो सकेगी। देखिए, एक रिव्यू किया गया, रिव्यू में 2100 एप्लीकेशन आए थे, 2100 एप्लीकेशन आए थे, और उसमें से मात्र 300 ही एप्लीकेशन है उनका दाखिल खारिज हो सका। ये बिहार के किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात है। 2100 एप्लीकेशन मिले थे, आवेदन मिले थे, उसमें से 300 का ही दाखिल खारिज हो गया। जब ये मामला ऊपर बढ़ा तो दाखिल खारिज मामले में अधिक त्रुटि जो है जमाबंदी को लेकर के हुई। बिना इसे सुधारे दाखिल खारिज संभव नहीं है, ऐसा उस मीटिंग में बताया गया। वहां के सीईओ ने सभी को 1 सप्ताह के अंदर जमाबंदी सुधार के लिए सभी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। जमाबंदी में कोई त्रुटि है, सुधार कीजिए भाई। कौन सुधार करेगा? तहसीलदार के आदमी सुधार करेंगे, उनके कर्मचारी सुधार करेंगे। इसके साथ ही सीईओ ने गैर मजरूआ भूमि के लिए दाखिल खारिज का आवेदन करने वालों से जमीन का रैयती राइट संबंधी कागजात की मांग करने का निर्देश दिया। सही है भाई, हमें दिखाना पड़ेगा कि इस सर्वे के नाम के साथ मेरे पूर्वज का नाम जुड़ा हुआ है। सर्वे तो बहुत पहले हुआ था, तो जब सर्वे पहले हुआ था तो नाम भी पहले के लोगों का ही होगा, आज के लोगों का नाम नहीं होगा जब तक कि दाखिल खारिज नहीं होता। 2-3-4 पुश्त पहले के लोगों का नाम उसमें होगा। तो इसलिए क्या करना है, अपना जो कागज पत्र है वो कागज पत्र ब्लॉक में सीईओ साहब बैठते हैं, तहसीलदार साहब बैठते हैं, उनके ऑफिस में ले जा करके अपना कागज दिखा करके एप्लीकेशन देना है कि मेरा दाखिल खारिज इस जमीन का मेरे नाम पे कर दीजिए। गैर मजरूआ जमीन का रैयती मालिकाना हक देने तथा जांच में सही पाने जाने पर वैसी भूमि का दाखिल खारिज किया जा सकता है। पहले जो प्रश्न उठा था कि क्या गैर मजरूआ जमीन का दाखिल खारिज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन गैर मजरूआ खास का, गैर मजरूआ आम का दाखिल खारिज नहीं होगा। सिर्फ गैर मजरूआ खास जमीन जो होगी उसी का दाखिल खारिज होगा। दाखिल खारिज का डिपार्टमेंट जो है तहसीलदार होते हैं, सर्किल ऑफिसर होते हैं ब्लॉक में, तहसील में, उनके पास अपने ज़मीन के कागजात ले जा करके जाएं, बताएं ये सर्वे नंबर है और ये सर्वे नंबर में गैर मजरूआ लिखा हुआ है और इसके साथ मेरे पूर्वज का नाम जुड़ा हुआ है, मैं उनका वंशज हूं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं और इसलिए इस जमीन की दाखिल खारिज मेरे नाम कर दिया जाए। दाखिल खारिज जो है ये भी एक उर्दू शब्द है, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, दाखिल और खारिज। दाखिल मतलब क्या होता है, एंट्री करना, दखल देना, और खारिज मतलब निष्पादन करना, हटा देना, डिलीट कर देना। तो इसमें क्या होता है, जब जमीन का ट्रांसफर होता है, एक आदमी के नाम से दूसरे आदमी के नाम पे जाता है, तो पहले वाले आदमी का नाम काटा जाता है तो वो खारिज हो गए, मतलब अब उस जमीन के मालिक वे नहीं रहे, खारिज हो गए ना, तो खारिज मतलब कैंसिल हो गए, डिलीट हो गए। और दाखिल हो गए, पहले दाखिल करना है, पहले दाखिल करना है कि आपके नाम अब ये ज़मीन दाखिल होती है, और तब खारिज करना है कि जो पहले वाले व्यक्ति थे इनके नाम से अब ये खारिज की जाती है। जब दाखिल खारिज कर लेंगे, अब टाइटल जो हो गया ज़मीन का आपके नाम हो गया, और जब आपके नाम टाइटल हो गया, कर लीजिए जो उसका करना है, घर बनाना है घर बनाइए, खेती करना है खेती कीजिए, किसी से बदला करना है बदलायन कर लीजिए, बेचना है बेच दीजिए, खरीदना है खरीद लीजिए, सब कर सकते हैं दाखिल खारिज होने के बाद। जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तब तक गैर मजरूआ जमीन में समस्या तो है। तो गैर मजरूआ जमीन खास जो है किसी अड़ोसी पड़ोसी की नहीं है। कोई ये कहता है कि मेरा दखल हो गया है, कुछ नहीं फर्क पड़ता साहब, ये जमीन जिसके पूर्वज के नाम लिखी हुई है उसी का ये जमीन है, गैर मजरूआ खास।
तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने गैर मजरूआ आम को हड़प करके रखा है, जो सरकारी जमीन है, जितना जल्दी है उसका लोभ लालच छोड़ दीजिए। और गैर मजरूआ खास जो आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी की जमीन है, उस पर अगर आपने अपनी टेढ़ी नजरें लगाए बैठी हैं, नजरें हटा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये विवाद का कारण बनेगा। जिस गैर मजरूआ जमीन पर उसकी पूर्वज का नाम जुड़ गया, वो छोड़ेगा नहीं। हो सकता है कि वो आज के डेट में कमजोर हो, कल के डेट में अपना अधिकार ले लेगा आपसे, और आपका लोभ लालच वहां से हटने के लिए आपको तैयार करेगा नहीं। तो फिर वही बात हो जाएगी डिस्प्यूट, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, वर्षों तक कोर्ट कचहरी घूमते रहना, और लाभ चवन्नी भर नहीं होनी है। इसलिए गैर मजरूआ जमीन जो है, इसको गैर मजरूआ आम है कि गैर मजरूआ खास है, इसको अच्छी तरीके से समझना नितांत आवश्यक है। ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ये SGKG स्टडीज पर अपलोड कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। क्योंकि हमें लोगों के भीतर से अज्ञानता को हटाना है, जन जागरण फैलाना है। और जन जागरण सिर्फ एक अकेले किसी दुबे जी से नहीं होता। जन जागरण के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। उसके बाद से हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है। इस पर ये मटेरियल है। इस मटेरियल के अलावा ज्योतिष, पूजा पाठ और नीति कहानियां, नैतिक कहानियां, इन सब के बारे में भी वहां पर दिया गया। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। देखिए SGKG स्टडीज है, इस पे लगभग 200 प्लस वीडियो इस पर अपलोड किए जा चुके हैं। ये SGKG 2.22 है, इस पे 1000 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।